नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आईएनएस वेला के विषय में। ये तो है करंट अफेयर्स का टॉपिक। इसके साथ ही हम बात करेंगे भारत की पनडुब्बी क्षमता और पनडुब्बी के दौर में भारत वर्सेस चीन के विषय में। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित चौथी स्कॉर्पियन सबमरीन आईएनएस वेला भारतीय नौसेना को प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप इसकी इमेज देख सकते हैं। अब ये स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन्स क्या होती हैं वो जान लेते हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा संचालित होती हैं। स्कॉर्पियन सर्वाधिक परिष्कृत पनडुब्बियों में से एक है जो एंटी सरफेस शिप वॉरफेयर, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करने, खदान बिछाने और क्षेत्र विशिष्ट की निगरानी सहित कई मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। स्कॉर्पियन श्रेणी जुलाई 2000 में रूस से खरीदे गए आईएनएस सिंधु शास्त्र के बाद लगभग 2 दशकों में नौसेना की पहली आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बी श्रृंखला है। ओके, तो अब ये जान लेते हैं ये प्रोजेक्ट 75 क्या है। यह भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जिसमें 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की अटैक सबमरीन का निर्माण शामिल है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन फ्रेंच स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित है। इसे निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना द्वारा समर्थन किया जाता है। मझगांव डॉक लिमिटेड एमडीएल अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षरित 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे के तहत फ्रांस के नौसेना समूह से प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त करने के साथ 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। मझगांव डॉक लिमिटेड शिपयार्ड रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। प्रोजेक्ट 75 के तहत आने वाली अन्य सबमरीन्स कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो 2 पनडुब्बियां कलवरी और खांडेरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। स्कॉर्पियन वागीर का परीक्षण चल रहा है। छठी पनडुब्बी आईएनएस वागशीर निर्माणाधीन है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भारतीय पनडुब्बी क्षमता एवं उनके आधुनिकीकरण से संबंधित चुनौतियां क्या हैं। तो विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपनी पनडुब्बियों के बेड़े के आधुनिकीकरण के मामले में पहले से ही एक दशक पीछे है, जबकि चीन अपनी बड़ी नौसेना और अति विशिष्ट पनडुब्बी क्षमताओं में आगे बढ़ गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहली बार पनडुब्बी नौसैनिक युद्ध में एक प्रमुख कारक बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध में भी पनडुब्बियों ने बड़े पैमाने पर भूमिका निभाई। अब हम यहाँ पर यह जान लेते हैं कि हमारे पास पनडुब्बियों की संख्या क्या है। तो वर्तमान में भारत में 15 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं जिन्हें एसएसके के रूप में वर्गीकृत किया गया है और एक परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी है जिसे एसएसबीएन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत की अधिकांश पनडुब्बियां 25 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, जिनमें से कई का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पनडुब्बियां कितने प्रकार की होती हैं या पनडुब्बियों का वर्गीकरण। तो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के विषय में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिसे एसएसके कहा जाता है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां परिचालन हेतु डीजल इंजनों द्वारा चार्ज की गई इलेक्ट्रिक मोटरों का उपयोग करती हैं। इन इंजनों को संचालित करने के लिए हवा और ईंधन की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें बार बार सतह पर आना पड़ता है जिससे उनका पता लगाना आसान हो जाता है। एसएसके पनडुब्बियों में से 4 शिशुमार श्रेणी की पनडुब्बियां हैं जिन्हें वर्ष 1980 के दशक में जर्मनी के सहयोग से भारत लाया गया और बनाया गया। किलो श्रेणी या सिंधु घोष श्रेणी की 8 पनडुब्बियां हैं जिन्हें वर्ष 1984 और वर्ष 2000 के बीच रूस, जो कि पहले सोवियत संघ था, से खरीदा गया था। 3 कलवरी श्रेणी की स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं जिसका निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से भारत के मझगांव डॉक पर किया गया है। यहाँ पर दूसरे प्रकार की पनडुब्बी है परमाणु शक्ति आक्रामक पनडुब्बी एसएसएन। तो एसएसएन अनिश्चित काल तक समुद्र के भीतर रहकर कार्य कर सकते हैं। यह केवल चालक दल की सहन शक्ति या खाद्य आपूर्ति की कमी से प्रभावित हो सकती है। ये पनडुब्बियां टॉर्पीडो, एंटी शिप क्रूज मिसाइल, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जैसे कई सामरिक हथियारों से भी लैस हैं।
भारत अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के साथ 6 देशों में एसएसएन है। भारत द्वारा आईएनएस चक्र, जो कि एक एसएसएन पनडुब्बी है, रूस से वर्ष 2022 तक लीज पर ली गई है। यहाँ पर तीसरे प्रकार की पनडुब्बी है परमाणु शक्ति बैलिस्टिक मिसाइल युक्त पनडुब्बी अर्थात एसएसबीएन। तो यह एक धीमी गति से चलने वाला बॉम्बर या बमबारी करने वाला यंत्र और परमाणु हथियारों के लिए गोपनीय लॉन्च प्लेटफॉर्म है। अरिहंत और निर्माणाधीन 3 एसएसबीएन सामरिक बल कमान एसएफसी का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपने टोटल 3 प्रकार की पनडुब्बियाँ देखी हैं, जिसमें एसएसके, एसएसएन और एसएसबीएन है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे भारत की आधुनिकीकरण योजना के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 30 वर्षीय योजना के विषय में। वर्ष 1999 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए 30 वर्षीय योजना 2000 से 2030 तक निर्मित की गई, जिसके तहत एक विदेशी मूल उपकरण निर्माता ओईएम के सहयोग से भारत में निर्मित 2 उत्पादन श्रेणियों की 6 पनडुब्बियों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। इन परियोजनाओं को प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I के नाम से भी जाना जाता था। यह अनुमान लगाया गया था कि भारत को 2012 से 2015 तक 12 नई पनडुब्बियां मिल जाएंगी। इसके बाद भारत वर्ष 2030 तक अपने 12 बेड़े निर्मित करेगा, जिससे बेड़ों की संख्या 24 हो जाएगी तथा पुरानी पनडुब्बियों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट 75 के अनुबंध पर फ्रांस की डीसीएनएस के साथ वर्ष 2005 में ही हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में यह अनुबंध नौसेना समूह के साथ किया गया है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उन चुनौतियों के विषय में जो कि भारतीय नौसेना निर्माण से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली है चीन की नौसेना शक्ति। इस तथ्य के बावजूद कि समुद्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत चीन को उसके प्राकृतिक भौगोलिक लाभों को देखते हुए रोक सकता है, भारतीय समुद्र के बेड़े में अपेक्षित क्षमता की कमी बनी हुई है। चीन के पास पहले से ही 350 युद्धपोतों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसमें 50 पारंपरिक और 10 परमाणु पनडुब्बी शामिल है। दूसरा है आधुनिकीकरण में भारत की देरी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट 75 के लिए किए गए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में देरी। नेक्स्ट है एआईपी सिस्टम का धीमी गति से विकास। एआईपी अर्थात एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पनडुब्बियों की गोपनीयता बनाए रखती है, साथ ही लंबे समय तक पानी के भीतर रहने की अनुमति देती है। हालांकि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी एआईपी प्रणाली के विकास में देरी हुई है। इसके बाद है नौसेना पर सरकार का कम ध्यान देना। भारतीय बजट का अधिकांश हिस्सा सेना पर केंद्रित है, जिसमें वायुसेना दूसरे स्थान पर और नौसेना तीसरे स्थान पर है। नौसैनिक क्षमता निर्माण समय अवधि के दौरान पूंजी गहन साबित होने की समस्या भारत को अपनी नौसेना क्षमताओं के विकास की गति में वृद्धि से रोक सकता है, यहां तक कि चीन जैसे प्रतियोगी अधिक तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।